Good morning students, how are you? I'm Kamlesh Sharma, an English teacher. स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस लेसन को ठीक से समझने के लिए आप एंड तक बने रहें, बीच में आप स्किप ना करें। एंड तक बने रहेंगे तो एक्चुअल में आपको एक अच्छे लर्निंग की फीलिंग होगी। और साथ ही ये भी बता दूं कि यूट्यूब के इतिहास में इस प्रकार से वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आपको शायद ही मिले। तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में। और सबसे पहले ऑथर कौन है ये देखते हैं हम। अल्फोंसे डाउडेट, ये इसका ऑथर हैं, लेखक हैं इसका। 1842-1897 ये इसका लाइफ टेन्योर है, जीवन काल है। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डाउडेट एक फ्रांसीसी नॉवलिस्ट था और साथ ही कह रहा है कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, मतलब लघु कथा लेखक और एक फ्रांसीसी उपन्यासकार था। द लास्ट लेसन इज सेट इन, और ये अंतिम अध्याय शुरू हुआ था। द लास्ट लेसन इज सेट इन, ये अंतिम अध्याय शुरू हुआ था। सेट इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है शुरू होना, टू बिगिन, शुरू होना। द डेज, उन दिनों में, ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर। फ्रेंको पर्शियन वॉर यानी फ्रांस और पर्शिया कंट्री के बीच एक युद्ध हुआ था जो कि 1872-1871 में हुआ था। तो कह रहा है कि ये लास्ट लेसन 1870-71 में फ्रेंको पर्शियन वॉर के दिनों में शुरू हुआ था। आगे कहता है कि इन विच, जिसमें मतलब हुआ कि उस युद्ध में फ्रांस वॉज डिफीटेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रांस वॉज डिफीटेड ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब हुआ कि फ्रांस की पराजय हुई बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया के द्वारा फ्रांस को डिफीटेड किया गया इस युद्ध में, मतलब फ्रांस की हार हुई और पर्शिया की जीत हुई। साथ ही ध्यान रखें, पर्शिया का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ, और उस ज़माने में पर्शिया देन उस समय में, उस ज़माने में कंसिस्टेड ऑफ यानी से मिलकर बना हुआ था। व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब वर्तमान के जो राष्ट्र हैं जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से, इन सब से मिलकर बना हुआ था उस ज़माने का पर्शिया। नाउ नेक्स्ट, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, इस कहानी में फ्रांस के 2 जिले, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, इस कहानी में इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास या फिर अल्सेक एंड लोरेन, कितने जिले हुए? 2 जिले। किसके जिले हैं ये? फ्रांस के। फिर कह रहा हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, मतलब हुआ कि ये 2 जिलों पर पर्शिया का अधिकार हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि इस कहानी में हम ये पढ़ रहे हैं कि फ्रांस जो कि पर्शिया से पराजित हुआ था, और पराजित होने पर फ्रांस के 2 जिले जिनका नाम है अल्सेक और लोरेन, अल्सेक को अल्सास भी बोल देते हैं, तो अल्सेक और लोरेन यानी पर्शिया के अधिकार में हो गए। तो रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इसे जानने के लिए रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि व्हाट इफेक्ट दिस हैड, दिस यहाँ पर किसके लिए है? इस घटनाक्रम के लिए है, हार और जीत की घटनाक्रम के लिए है। तो इसका प्रभाव हेड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी इन 2 जिलों की स्कूल की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसा प्रभाव रहा, इसे जानने के लिए आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो दैट मॉर्निंग का मतलब होता है उस सुबह। तो कहता है कि उस सुबह आई स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है कि मैं शुरू हुआ, रवाना हुआ, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, काफ़ी देरी से। तो क्या कह रहा है यहाँ पर लेखक? यहाँ पर राइटर कह रहा है कि उस दिन सुबह
मैं विद्यालय के लिए काफ़ी देरी से शुरू हुआ यानी रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब है भयभीत होना, फियरफुल होना, यानी काफ़ी भयभीत होना या फियरफुल होना। और डरने की इसकी वजह क्या थी? ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब डांट डपट है। तो कह रहा है कि उस दिन सुबह मैं काफ़ी देरी से विद्यालय के लिए रवाना हुआ और मैं स्कोल्डिंग के चलते मतलब मैं डांट डपट को लेकर काफ़ी डरा हुआ था। अब ये डांट डपट क्यों थी? उसके लिए कह रहा है स्पेशली बिकॉज, खासकर इसलिए क्योंकि एम हैमल, ये कौन है एम हैमल? एम हैमल जो कि उसका टीचर है। तो क्या कह रहा है? स्पेशली बिकॉज। अब उसको डर किस बात का लग रहा है? तो वो कह रहा है स्पेशली बिकॉज, विशेषकर इसलिए क्योंकि एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने उनसे कहा था, क्या कहा था? कि दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमें पार्टिसिपल्स को लेकर क्वेश्चन करेगा, मतलब पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड का मतलब यहाँ पर पहले शब्द से नहीं है। फर्स्ट वर्ड का मतलब है बेसिक नॉलेज, सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान। किसके बारे में? अबाउट देम, पार्टिसिपल्स के बारे में। तो कह रहा है कि पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे तो बेसिक नॉलेज भी नहीं था, मतलब सामान्य सी बातें भी मेरे को नहीं आती थी। फॉर अ मोमेंट, अब ये विचार कर रहा है कि एक पल के लिए तो, किसके लिए? एक पल के लिए तो आई थॉट, एक पल के लिए तो मैंने विचार किया, एक क्षण के लिए तो मैंने विचार किया, थॉट ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन व्यतीत करने का, दिन गुजारने का मैंने विचार किया। कहाँ विचार गुजारने का विचार किया? आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स का मतलब दरवाजों से बाहर नहीं होता स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है घर से बाहर, आउट ऑफ होम, जिसका मतलब क्या है? आउट ऑफ होम। तो स्टूडेंट से वो विचार करता है एक क्षण के लिए कि मैं घर से बाहर भागकर अपना दिन व्यतीत करूं, ऐसा वो विचार करता है। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। और आगे कहता है कि इट वॉज सो वार्म, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी का मतलब है गर्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था, मतलब हुआ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। स्टूडेंट्स यहाँ ये वुड्स हैं, वुड का मतलब लकड़ी होता है, जैसे एस लगा दोगे इसके साथ तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वुड्स और मीनिंग हो जाएगा इसका फॉरेस्ट, वन, जंगल। तो नेक्स्ट देखते हैं। द बर्ड्स वर चर्पिंग, और पक्षी चहचहा रहे थे। कहाँ? एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। ये एक नेचुरल सीन है। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चा स्कूल जा रहा है और वो नेचुरल सीन को देखकर ये बता रहा है कि पक्षी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे, ट्विटरिंग कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, और सोमिल का मतलब होता है आरा मशीन। तो कह रहा आरा मशीन के पीछे ओपन फील्ड, खुले मैदान में, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया देश के सिपाही, वर ड्रिलिंग यानी एक्सरसाइज कर रहे थे, कवायद कर रहे थे। तो दूसरा नेचुरल सीन के साथ ही दूसरी बात ये कहता है कि रास्ते में वो क्या देखता है कि आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में पर्शिया के सिपाही ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सब दृश्य को देखकर ललचाने वाला दृश्य उसे लग रहा था। तो क्या कह रहा है वो? इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा ललचाने वाले थे, टेम्पटिंग करने वाले थे, अट्रैक्टिव थे। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में। तो कहता है कि पार्टिसिपल के नियम की तुलना में ये सब उसे अधिक ललचाने वाले लग रहे थे, मतलब अधिक ललचाने वाले थे। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में क्षमता थी, मुझ में इस बात का सामर्थ्य था टू रिजिस्ट, रिजिस्ट का मतलब विरोध करने का, मतलब अपने मन को काबू करने का और आगे बढ़ने का। तो कह रहा है कि लेकिन मुझ में इसका विरोध करने का मुझ में स्ट्रेंथ था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज़ी से स्कूल के लिए मैं चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा,
जब मैं सार्वजनिक सभागार के पास से गुजरा, कहाँ से गुजरा? सार्वजनिक सभागार के पास से गुजरा, तो देयर वॉज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, सूचना पट। तो कहता है कि सूचना पट के सामने, तो ये कह रहा है यहाँ पर कि बुलेटिन बोर्ड के सामने, कहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। भीड़ कहाँ पर थी? बुलेटिन बोर्ड के सामने। तो आगे कहता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स यानी क्योंकि पिछले 2 सालों से ऑल आर बैड न्यूज़, हमारी सभी प्रकार की बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से तो हमें प्राप्त हुई थी, यहीं से तो आई थी, यानी इसी बोर्ड से तो हमें मिलती थी, यहीं तो नोटिस लगा दिया जाता था। अब वो क्या खबरें थी उसमें कुछ दिया यहाँ पर है, द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट और सेना की भर्ती से संबंधित, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और सैन्य अधिकारी का आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने मन ही मन विचार किया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन और फिर एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड गो, और जैसे ही और फिर मैं जितना तेज मैं चल सकता था मैं चल कर गया। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, और लोहार वॉक्टर अपने अप्रेंटिस के साथ यानी अपने लर्नर के साथ वहीं पर था और बुलेटिन यानी समाचार पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, पीछे से आवाज़ लगाई और कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, बब का मतलब तो ए स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा। तो कह रहा है इतनी तेज़ी से भी तो मत जाओ छोटे बच्चे, यानी इतनी तेज़ रफ्तार से क्यों जा रहे हो छोटे बच्चे, यानी तेज़ रफ्तार से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी आप समय से पहले यानी काफ़ी समय रहते हुए आप स्कूल पहुंच जाओगे। क्या कहता है? आप काफ़ी समय रहते हुए स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने विचार किया कि मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरी मजाक कर रहा है, यानी मुझसे मजाक कर रहा है। मेक अ फन ऑफ का मतलब होता है मजाक करना। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने विचार किया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच, और पहुँचा, कहाँ पहुँचा? एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और एम हैमल्स के उस छोटे उद्यान के पास पहुँचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मेरी श्वास फूली हुई थी। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है पूरी तरह से मैं हाँफ रहा था, हाँफते हुए पेंटिंग करते हुए मैं वहाँ पर पहुँचा। यूजुअली आमतौर पर, आगे कहता है कि यूजुअली आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल लगा करते थे, मतलब स्कूल लगते थे, तो यूजुअली आमतौर पर क्या होता था कि देयर वॉज ए ग्रेट बसल, काफ़ी शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली तक। तो कह रहा है कि आमतौर पर जब स्कूल लगते थे तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता, जिसको कि बाहर गली तक सुना जा सकता था, मतलब गली तक सुनाई देता था। अब ये शोर शराबा किस बात का होता था? तो उसके लिए कह रहा है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ऑफ डेस्क, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का यानी मेजों का खोलना और बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक स्वर में, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में एक साथ, लेसन्स को दोहराना, रिपीट करना। वेरी लाउड, और वो भी ऊंची आवाज़ में। विद आर हैंड्स और आर ईयर्स, हमारे हाथ कानों पर रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए हाथों को कानों पर रखकर ऊंची आवाज़ में एक साथ पाठों को दोहराना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द बेड टेबल, और टीचर का ग्रेट रूलर, तो ग्रेट का मतलब यहाँ पर महान से नहीं है, यहाँ पर है भयावह। रूलर का मतलब पैमाना नहीं है, रूलर का मतलब यहाँ स्टिक आप ले सकते हैं, डंडे से आप ले सकते हैं। रैपिंग का मतलब थपथपाना। ऑन द टेबल, टेबल पर, और टीचर के द्वारा टेबल पर अपने डंडे से थपथपाना, इसकी आवाज़ एक साथ ऊंची आवाज़ में कानों पर हाथ रखकर अच्छे से समझने के लिए पाठों को दोहराना, और साथ ही ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़, जो कि आमतौर पर स्कूल लगते समय बाहर गली तक सुनी जा सकती थी। बट नाउ, लेकिन अब,
बट नाउ लेकिन इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये सब शांत था, मतलब इस प्रकार की कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा जताया था, मतलब मैंने भरोसा किया था। काउंटेड ऑन का मतलब भरोसा किया। द कमोशन इस हल्ले पर, मतलब हुआ कि शोरगुल पर। टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं इस शोरगुल का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा, मतलब अपने सीट पे बैठ जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। तो बिना किसी के देखे मैं अपने सीट तक जाने के लिए इस कमोशन पर, इस शोरगुल पर मैंने भरोसा किया था, ताकि इस शोरगुल में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कब आया। बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन रविवार की सुबह की तरह सब कुछ शांत रहना था। लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज़ उतनी ही शांत थी जितनी कि एक रविवार की सुबह होती है, मतलब सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सो माई क्लासमेट्स, और खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा, यानी सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर चेयर प्लेसेज, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, यानी पहले से ही वो अपने प्लेसेज पे बैठे हुए थे, अपने सीटों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर एम हैमल जो कि टीचर हैं, वो वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है पेसिंग करना, चहलकदमी करना, तो वो चहलकदमी कर रहा था। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे उस भयावह लोहे के उस डंडे को, स्टिक को लिए हुए, दबाए हुए वो चहलकदमी कर रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक के सामने। तो कह रहा है मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने, यानी प्रत्येक के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट यानी शर्मिंदा, तो हाउ आई ब्लस्ट, में कितना शर्मिंदा हुआ। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत था, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपन्ड, अब देखो यहाँ घबराहट तो उसको इतनी है जिसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुया। तो यहाँ पर कह रहा है एम हैमल सो मी, एम हैमल ने मेरे को देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही नम्रता से, दयालुता से मुझसे कहा। क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अरे लिटिल फ्रेंच, अरे चुटके, अरे छोटे, जल्दी से अपने सीट पे जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू कर रहे थे, मतलब शुरू करने वाले थे, आपके बिना ही हम शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, और मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी मेज पर बैठ गया, अपनी सीट पर बैठ गया। नोट टिल देन, और तब तक नहीं, वैन, जब तक कि आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट का मतलब डर, फियर, जब तक कि मैंने अपने भय पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया, मतलब थोड़ा मेरा भय कम नहीं हुआ, तब तक नहीं, क्या नहीं, डिड आई सी, मैंने नहीं देखा। नेगेटिव मीनिंग या पीछे दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि जब तक मैंने अपने भय पर थोड़ा काबू कंट्रोल नहीं कर लिया, तब तक मैंने नहीं देखा दैट कि आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर ग्रीन कोट, हरा कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी झालरदार, फील्ड का मतलब होता है झालरदार, और अपनी झालरदार शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशमी टोपी पहना हुआ था, यानी टोप पहना हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और इन सब पर डिज़ाइन में स्टिच किया हुआ था, जिसे हम कसीदागिरी कहते हैं, मतलब ये सब कसीदागिरी किए हुए थे। दैट ही, और ये कि दैट के ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये कि ये, इसे इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण, और प्राइज डेज का मतलब होता है इनाम वितरण के दिनों। तो कहता है कि इस अपनी सुंदर पोशाक को वह निरीक्षण और इनाम वितरण के दिनों के अलावा या के सिवाय कभी नहीं पहनता था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल
यानी पूरा विद्यालय सीम्ड लगा सो स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा, एंड सोलम और गंभीर, और इसके अलावा भी पूरा विद्यालय बहुत ही अजीब और गंभीर माहौल का लगा। बट द थिंग, लेकिन जिस बात ने दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी, वो ये देखकर था। किस बात को देखकर उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ? वो ये देखकर था जिस बात ने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित किया, वो ये देखकर था कि ऑन द बैक बेंचेज, कि पीछे की बेंचों पर, देट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्विज, गाँव के लोग क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक हमारी तरह वहाँ बैठे हुए थे। अब जो गांव के लोग बैठे हुए थे उनमें कुछ के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे ओल्ड होसर, वृद्ध होसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, अपनी तिकोना को टॉप पहना हुआ, यानी अपने तिकोने टॉप के साथ, मतलब टॉप पहना हुआ। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व महापौर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत से दूसरे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। और प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दिया। प्रत्येक व्यक्ति कैसे दिखाई दिया? दुखी दिखाई दिया, यानी दुखी लगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति कैसे लगा? दुखी लगा, प्रत्येक व्यक्ति दुखी लगा। एंड होसर हैड ब्रॉट, और होसर लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर का मतलब पुरानी, प्राइमर का मतलब तो बाल पोथी मानी बच्चों की पुस्तक, और ओल्ड होसर जो था वो अपने साथ पुरानी बाल पोथी लेकर आया था। थम्ड एट द एजेज, और इसकी जो किनारे थे वो थम्ड एंड अंगूठे से, अंगुलियों से बार बार पलटे जाने से उन पर निशान पड़े हुए थे, मतलब पुरानी हो गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे खोलकर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और इसके पेजों पर अपना बड़ा चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं इन सब के बारे में विचार ही कर रहा था, सोच ही रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपने कुर्सी पर बैठा, माउंटेड हिज चेयर अपनी कुर्सी पर बैठा, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र टोन यानी स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग उसने मेरे लिए किया था, उसी टोन में उसने मुझसे कहा, यानी सेड यानी कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, और उसी टोन में उसने कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम अध्याय है। आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, जो तुम्हें बताऊँगा, जो तुम्हें मैं दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, और क्या कहता है कि बर्लिन से एक आदेश आ गया है। क्या आदेश आ गया है? टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन की स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का बर्लिन से आदेश आ गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि बर्लिन से क्या आदेश आया था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो नियर फ्यूचर प्लान के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और फ्रेंच भाषा का ये आपका अंतिम अध्याय है, मतलब अंतिम बार आपको फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही है। आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ, यानी आपसे, कि टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ही सावधानी यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़े सुने। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मतलब ये शब्द मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। वॉट ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप बिजली की गड़गड़ाहट, गर्जना। तो कह रहा है कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की गर्जना की तरह थे। ओ अरे, द रेचिज, वे दुष्ट लोग, देट वॉज वॉट, और देट वॉज यानी ये था, वोट यानी जो, दे हैड पुटअप यानी लगाना यानी लगाया, एट द टाउन हॉल एंड टाउन हॉल पर, यानी टाउन हॉल जो सभागार का जो बुलेटिन बोर्ड था, उन दुष्ट लोगों ने उस बुलेटिन बोर्ड पर शायद यही समाचार लगाया हो, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का ये लेसन है, मतलब अंतिम बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ये इसका मतलब होता है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जानता था, मतलब ने के बराबर मीनिंग दे रहा, हार्डली या नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो क्या आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट,
और वह मुश्किल से मैं लिखना जानता था, मतलब लिखना बहुत ही कम मेरे को आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना होगा। देन, और फिर मुझे यहीं रुक जाना होगा क्योंकि वो टीचर आगे से नहीं पढ़ाएगा। ओ अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यानी अपने लेसन्स नहीं लर्न नहीं करने के लिए मुझे काफ़ी अफसोस था। ओ अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे लेसन्स नहीं पढ़ने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। फॉर सीकिंग, क्योंकि मैं तलाशने जाता था, तो फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे तलाशने चला जाता। और गोइंग स्लाइडिंग्स ऑन द शोर, और समुद्री झाग पर फिसलन पर मैं फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे लगती थी, सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, थोड़े समय पहले तक जो मुझे परेशानी भरी लगती थी, सो हेवी, यानी बहुत ही भारी लगती थी, टू कैरी, यानी ले जाना मुश्किल था, यानी ले जाना उन्हें मुश्किल लगता था। तो कह रहा है कि मेरी पुस्तकें जो कि कुछ समय पहले तक मुझे बहुत ही भारी और परेशानी करने वाली लगती थी। माई ग्रामर बुक, जिसमें मेरी ग्रामर की पुस्तक यानी मेरी व्याकरण की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और सेंट्स यानी संतों का इतिहास वाली पुस्तक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे मित्र हैं, यानी पुस्तकों को अब वो मित्र कह रहा है। देट आई कुडंट गिव अप फ्रेजर वर्ब, जिसका मतलब त्यागना, जिन्हें कि मैं अब त्याग नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और साथ ही क्या कह रहा है वो कि मैं एम हैमल को भी त्याग नहीं सकता, यानी किसी चीज़ के अभाव में उस चीज़ के प्रति हमारा जो इंक्लिनेशन है, हमारा जो रुझान है, हमारा जो अट्रैक्शन है, वो यहाँ पर बता रहा है। तो कह रहा है कि उन पुस्तकों के साथ ही मैं किसको नहीं छोड़ सकता, किसको नहीं त्याग सकता, एम हैमल को। द आइडिया दैट, और ये विचार कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहा है, यानी वो जा रहा था, यानी वो चला जाएगा। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और साथ ही कहता है कि मैं उसे फिर से नहीं मिल पाऊंगा, फिर से नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, इस बात ने मुझे भुला दिया, किसके बारे में, ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके स्टिक के बारे में, उसकी छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितना ज़्यादा संकीत यानी उसके सनकीपन के प्रति, और उसके स्टिक यानी उसके डंडे के प्रति, सब कुछ इस बात ने मुझे भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी इस अंतिम अध्याय, अंतिम क्लास के सम्मान में ही, दैट ही हैड पुट ऑन, कि उसने पहना था, हिज फाइन संडे क्लोथीज, अपने रविवारी अच्छी पोशाक। और ये अंतिम अध्याय यानी अंतिम क्लास ही थी जिसके सम्मान में उसने अपना रविवारी अच्छी पोशाक पहनी थी। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, और अब मैं ये बात समझ गया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि गांव के लोग वहाँ क्यों बैठे थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे की ओर। तो कह रहा है कमरे में पीछे गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे, ये बात अब मेरे समझ में आ गई। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, एक कोई क्ल्यू होता है और उसका हमें पता नहीं होता है, लेकिन जैसे हमें कोई दूसरा क्ल्यू मिलता है तो पिछले वाला क्ल्यू हमें तुरंत क्लिक कर देता है कि एक्चुअल में बात क्या थी। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि देवर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी दुख था, उन्हें भी क्या था, दुख था, वे भी दुखी थे। डेट की, और किस बात को लेकर दुखी थे, डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका है। ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का। आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी उसकी 40 सालों की निष्ठापूर्वक की गई सेवा का धन्यवाद ज्ञापित करने का ये उनका तरीका था, यानी उनका अपना तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री, और अपने देश, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का उनका अपना तरीका था। कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और वह देश जो कि अब उनका नहीं था।
While I was thinking all this, जब इन सब के बारे में मैं विचार कर रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम पुकारे जाना सुना। It was my turn to recite, और बोलने की अब मेरी बारी थी। What would I not have given, मैंने क्या कुछ नहीं किया, to be able to say, कह पाने में समर्थ होने के लिए, कह पाने में सक्षम होने के लिए, क्या कह पाने में, क्या बता पाने में, that dreadful rule for the participles का वो भयावह नियम, ऑल थ्रू यानी शुरू से एंड तक, वेरी लाउड बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती किए, यानी बिना एक भी गलती किए उसे स्पष्ट ऊंची आवाज़ में शुरू से एंड तक कह पाने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। बट लेकिन, आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स यानी शुरुआती शब्दों में ही, एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई ब्रेस, अपने ड्रेस को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, और मेरा दिल धड़क रहा था, मतलब दिल तेज़ी से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि आंसर बताने में क्या था, ये असमर्थ था। आई हर्ड एम हैमल, मैंने एम हैमल को सुना, से टू मी, मुझसे कहते हुए, और मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, क्या कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, अरे छोटे लिटिल फ्रेंच, मैं आपको डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें अवश्य बहुत बुरा लगा होगा, सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसा है कि एवरी डे, हर रोज़, वी हैव सेड टू आवर सेल्विज, हमने अपने आप से कहा, और देखो कि बात ऐसी है कि हर रोज़ हमने अपने आप से कहा, क्या कहा, अरे आई प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा, एंड नाउ, और अब, यू सी, और अब आप समझ पा रहे हैं कि वेयर वी कम आउट, कि हम ऐसा करते हुए कहाँ तक पहुँच गए हैं, एंड किस दिशा में हम पहुँच गए हैं। आहा, अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल, और यही तो बहुत बड़ी समस्या है, यही तो बड़ी समस्या है, विथ अलसेक अल्सास के लोगों के साथ, यानी अल्साक के लोगों के साथ यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, मतलब वो लापरवाह हैं, केयरलेस हैं। सीपुट्स, सी यहाँ पर अल्सास से अल्साक के लिए आया है, अलसेक के लिए आया है, तो सीपुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वो लर्निंग को यानी याद करने को वो कल पे टाल देते हैं। ना, और अब, दोज फेलो आउट ऑफ देयर, और बाहर के वो लोग, और अब बाहर के वो लोग, विल हैव द राइट टू से, उन्हें ये कहने का अधिकार होगा, टू यू, आपको, और फिर अब ये बाहर के लोगों को तुम्हें ये कहने का अधिकार होगा कि हाउ इज़ इट, कि ये कैसे हैं, यू प्रिटेंड, आप बहाना बनाते हैं, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का, एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपने स्वयं की भाषा को ना बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, अरे पुअर लिटिल फ्रेंच, अरे लिटिल फ्रेंच, यू आर नॉट द वर्स्ट, यानी आप सबसे बुरे नहीं हो, यानी सबसे ज़्यादा कमी आपकी नहीं है। वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच एंड दिखारना, फटकारना, अवर सेवरल विथ, और हमारे अपने आप को फटकारने के लिए बहुत बड़े, वी हैव ए ग्रेट डील, यानी हमारे पास बहुत बड़ा, यानी बहुत सारा कारण है जिसके लिए हम अपने आप को डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, और टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने को लेकर आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स ज़्यादा चिंतित नहीं थे, यानी उन्हें परवाह नहीं थी, परवाह होने के बजाय दे प्रिफर्ड, वो ज़्यादा चाहते थे, उन्होंने ज़्यादा पसंद किया, क्या चीज़ को पसंद किया, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर लगाने के लिए, काम पर रखने के लिए, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और एट द मिल्स, या फिर किसी फैक्ट्रियों में, तो किसी फैक्ट्री यानी मिलों पर, या फिर किसी खेत पर तुम्हारे पिताजी ने या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें काम पर लगाने को ज़्यादा महत्व दिया। सो इसलिए एज टू हैव ए लिटिल मनी, ताकि वो थोड़ा और पैसा
प्राप्त कर सके। एंड आई, और टीचर कह रहा है और मेरा क्या, मैंने क्या किया, मेरा क्या फॉल्ट है, तो वो बताता है आई बीन टू फ्लेम्स ऑल्सो, यानी मैं भी तो दोषी हूँ। तो कह रहा है एंड आई, और मैं, आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी तो दोषी हूँ, यानी कि मैंने भी तो गलती करी है। और क्या गलती करी है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने अक्सर तुम्हें अपने पुष्पों में, अपने फ्लावर्स में वाटर देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड, बजाय ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय आपके लेसन्स याद करने के, यानी बजाय तुम्हें लेसन्स याद करने देने के, मैंने क्या तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी देने नहीं भेजा। एंड वेन, और जब, आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, गो फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने जाना। तो कह रहा है कि जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर डाली, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। आगे कहता है देन, और फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, बातचीत करता रहा, यानी बातचीत करना जारी रखा, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। और फिर एक के बाद एक करके एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करता रहा, सेइंग डेट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये सर्वाधिक खूबसूरत लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में भाषा है। मतलब हुआ इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि संसार की सर्वाधिक खूबसूरत भाषा, द क्लियरेस्ट और सर्वाधिक स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल और सर्वाधिक तार्किक भाषा है। डेट की वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे बचा कर रखना चाहिए। अमंग अस, हम लोगों के बीच, और हम अपने लोगों के बीच इसे रक्षा करनी चाहिए, यानी इसे बचा कर रखनी चाहिए, मतलब इसे बुलाना नहीं चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं बुलाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वन अ पीपल, क्योंकि किसी राष्ट्र के लोग आर एनस्लेव्ड, कि जब किसी राष्ट्र के लोग गुलाम बना लिए जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर पीपल यहाँ प्लूरल वर्ड हैं, इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तो आर्टिकल ए का प्रयोग जहाँ पर हुआ है ये पीपल के लिए नहीं हुआ है, या पीपल जो वर्ड हैं वो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कंट्री यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग, लेकिन इसके बाद में आर का प्रयोग किया है। तो ये आर का प्रयोग किसके लिए है, पीपल जो कि है प्लूरल हैं। तो क्या कह रहा है कि व्हेन, जब पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी राष्ट्र के लोगों को जब एनस्लेव्ड कर लिया जाता है, जब उन्हें गुलाम बना लिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज, जब तक, दे होल्ड पास्ट टू, होल्ड पास्ट का मतलब है जुड़े रखना, टू देयर लैंग्वेज, अपने भाषा से, तो जब तक वो अपने भाषा को अपने से जोड़े रखते हैं, इट इज़ एज इफ, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो कि उनके पास अपने जेल की क्या है, चाबी है। मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति चाहे भले उसको गुलाम बना ले, लेकिन जब तक वो अपनी भाषा से जुड़ा हुआ है, अपनी भाषा को त्याग नहीं देता, तब तक उसकी भाषा स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र हैं। मतलब उसकी भाषा ऐसी है जिसे वो गुलाम होकर भी नहीं त्यागता, और उसकी भाषा, उसकी अपनी भाषा जो कि स्वतंत्र भाषा होती है। देन ही ओपन अ ग्रामर, और फिर उसने ग्रामर खोली, एंड रेड अस आर लेसन, और हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, ये जानकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितने अच्छे तरीके से समझ गया। इस बात को जानकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, मतलब मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। ऑल ही सेड सीम्ड, वो सब कुछ जो उसने कहा, सीम्ड प्रतीत हुआ, सो इजी यानी बहुत ही आसान लगा, बहुत ही आसान एंड बहुत आसान लगा। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा, डेट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतनी सावधानीपूर्वक कभी नहीं सुना था, यानी इतनी सावधानीपूर्वक मैंने कभी टीचर को नहीं सुना था। कहने का मतलब पहले में क्या होता था, लापरवाह होता था। एंड दैट, और ये कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ये भी कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, कि उसने कभी व्याख्या नहीं करी थी, एवरीथिंग, हर एक बात को, विथ सो मच पेशेंस, एंड इतने अधिक धैर्य के साथ में। तो ये भी तो हो सकता है कि इतने अधिक धैर्य के साथ में प्रत्येक बात को इसने कभी
एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्स ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट मानो लगभग एजिप मानो कि द पुअर मैन कि मानो कि वो बेचारा व्यक्ति वांटेड टू गिव अस हमें दे देना चाहता था ऑल ही न्यू वो सब कुछ जो वो जानता था बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले। तो ऐसा लगता था कि मानो कि बेचारा वो टीचर अपने जाने से पहले हमें वो सब कुछ दे देना चाहता था जो वो जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में, और इस सब पूरे ज्ञान को एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता था, मतलब हमें दे देना चाहता था। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे और उसके बाद जो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसके बाद इसी प्रकार से डिजिटल बोर्ड पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप इसे सुने, समझें, अपने साथियों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और कोई रिकमेंडेशन हो और कोई आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें। प्लेलिस्ट पे जाएं, अन्य वीडियो को भी देखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।